नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग हिंदी गद्यांश का जो पोर्शन है उसको शुरू करेंगे। ये आपका 10 नंबर का है और इसमें नंबर लाना बहुत ही इजी है। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है आपको गद्यांश को सॉल्व करते टाइम, जिससे आपको गलतियां ना हों। यहाँ पे मैं आपको जो पीईटी एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में हुआ था और दोनों शिफ्ट में 2-2 गद्यांश आए थे, तो टोटल 4 गद्यांश आए थे और 10-10 नंबर क्वेश्चन थे दोनों में, तो टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 4 गद्यांश कराऊंगा। आपके एग्ज़ाम में 2 गद्यांश आएंगे सभी शिफ्ट में और उससे रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो 10 नंबर का है आपको और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से नंबर मिल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला गद्यांश जो दिया गया है उसको। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए। चलिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि आपको गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। तो गद्यांश को सॉल्व करते टाइम पहली चीज़ है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व, जब आप क्वेश्चन के आंसर दिमाग में लाओगे तो आपको अपने दिमाग में नहीं लाना कि इसका क्या होना चाहिए। जो गद्यांश में दिया गया है उसी को फॉलो करके आंसर देना है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, उसमें दिमाग नहीं लगाना। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि गद्यांश का आंसर या तो आप पहले गद्यांश पढ़ो उसके बाद आंसर दो, या तो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ लो और उसके बाद आप गद्यांश देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। तो ये 3 आपको तरीके फॉलो करने हैं। और चौथा थोड़ा सा मतलब 100% काम नहीं करेगा, लेकिन ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो ऑप्शन दिए होंगे वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ये गद्यांश पढ़ते हैं। पहला, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया है और वे नितांत सफल सिद्ध हुए हैं। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है। घृणा यहाँ लिखा है, घा होना चाहिए यहाँ। और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वह पूर्ण शांति और सुखमय रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। ये गद्यांश मैंने पढ़ लिया। अब हमको आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया है। आप थोड़ा आराम से गद्यांश पढ़िए और पूरा माइंड वहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कि उसका जो निचोड़ है क्या है। तो निचोड़ मैं इसका बता देता हूँ कि इसमें गांधी जी ने क्या फॉलो किया था आज़ादी के टाइम में। तो गांधी जी ने फॉलो किया था सत्य और अहिंसा, और इसमें प्रेम और अहिंसा भी दिया गया है। और बोला जाए कि जो विश्व में शांति लानी है तो उससे युद्ध से परहेज करना होगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की वृद्धि के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। अब आप इसमें जब आंसर इसका करोगे तो चारों ऐसे सही लग रहे हैं, लेकिन जो एक ब्रॉड सेंस में आप देखोगे कि इसका क्या उद्देश्य होगा तो वो होगा मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य और कृषि एवं व्यापार की उन्नति, कठोर से कठोर हृदय भी कोमल हो जाएगा। ये भी साथ में हैं, लेकिन यदि आप ज़्यादा बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो सही होगा आपका ये पार्ट। आगे देखते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय। ये तो बिल्कुल निगेटिव है, तो ये होगा नहीं। अहिंसा और प्रेम ये हो सकता है। आत्मीयता और समीपता,
परिश्रम और ज्ञान। तो मैंने अभी बताया ना कि ऊपर जो गांधी जी वाला लिखा है ना, कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा, ये वाली लाइन आप देखिए, प्रेम और अहिंसा। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इसका यही आंसर हो जाए, कौन सा, अहिंसा और प्रेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। बिल्कुल इजी है, अहिंसा द्वारा। अभी बताया ना गांधी जी का कहा करते थे, तो इसका सही हो जाएगा सी। एक बार आपको पता चल गया पैसेज का, तो आंसर देना कुछ मतलब क्वेश्चंस के आंसर देना बिल्कुल इजी बढ़ जाता है। एक आध क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। तो आप इसमें यदि देखोगे तो इसमें शांति की बात की गई है, तो शांति तो इसमें केवल डी में ही दी गई है, तो आपको इसका आंसर सही होगा डी। हमको पैसे दोबारा देखना नहीं पड़ा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत का मतलब होता है आवश्यक, जैसे बोलते हैं ना ये अत्यंत नितांत है। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे दिया गया है, उस लाइन को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वो नितांत सफल सिद्ध हुए, मतलब हमेशा। तो इसमें क्या, भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। तो विधिवत और निम्न तो इसमें उतना बैठ नहीं रहा, बचे भली भांति और बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल यही मतलब वो इसमें सफल हुए, ये इसका सही होगा। तो ये हो गया आपका पहला पैसेज। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पैसेज। इसमें पैसेज को मैंने एक पेज में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। यदि इसमें मैं पैसेज मतलब हॉरिजॉन्टल व्यू ले आऊँगा ना, तो पूरा पैसेज एक साथ आ नहीं पाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग का विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान का युग कहलाता है, रिपीट हो गया। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से निकलकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे अवलोकित किया है, उष्णता दी है, बटन दबाकर किसी विकार को संपन्न करने की शक्ति दी है, ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और तकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन आप इसके आंसर देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमको
एक ओवरऑल पता चल गया कि इसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है कि आज के टाइम में कोई भी जो फील्ड है वो विज्ञान से अछूता नहीं रहा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है। ऐसा थोड़ी है केवल एक बिजली, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई इस वजह से। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ये वाला आया था। अब मैं दिखाता हूँ कि ये किस जगह पे आया था। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए लिखा है, इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। और आगे की भी ऑप्शन यदि आप देखेंगे, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप लिखा है, इतना मिसप्रिंटिंग होती है बुकों का। मैंने स्क्रीनशॉट लेके ये बनाई है PDF। हस्तक्षेप है यहाँ पे। तो जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो है बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणाओं से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो आप इसका आंसर देखिए, तो संतुलित अनुचिंतन से। तो संतुलित चिंतन तो अच्छी बात है। पुरानी शिष्ट औपचारिकताएं, जो शिष्ट औपचारिकताएं पुरानी चल रही हैं तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी भी, उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। इसका सही उत्तर तीसरा है, क्योंकि जो भ्रमपूर्ण पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उनसे मुक्ति मिली है। और चौथा लिखा है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। ये क्या बात हुई? लोग तो अपनी प्राचीन संस्कृति को बचा करके रखने की कोशिश करते हैं और सरकार भी इसके लिए काम करती है। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। पहला, अब इसमें 4 हम लोग देखते हैं। यातायात एवं संचार साधनों का विकास, यही दिया हुआ है। अब अभी मैं दिखाऊंगा किस जगह पे। इसका आंसर तो यही है, बस आपको दिमाग में रहेगा। विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। अब मैं बताता हूँ ये कहाँ पे। परिवारवत शब्द दिया गया होगा कहीं पे। कई बार ना आपको वहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। इतना बड़ा पैसेज, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। कहाँ पे है परिवारवत? ये परिवारवत का मतलब यहाँ पे लिखा है ना, परिवार सा लिखा है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरी बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा। ये देखिए ये लिखा है ना परिवार सा। परिवार सा का मतलब होता है परिवारवत लगने लगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक, थोड़ा सा आप यदि आइडिया लोगे ना तो इसमें आंवले से इसका कोई संबंध नहीं। जैसे हस्त आंवलक ऐसा कुछ लग रहा है। इसका जो मतलब है ना वो है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अस्पष्ट परंतु सयास, पहला वाला तो गलत है। 5 रखे आंवले की तरह ये भी नहीं है, और हाथी के लिए आंवले की तरह इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें स्पष्ट और अनायास बोधगम्य इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो इसमें परंपरागत से कोई मतलब है नहीं। भावात्मक भाव तो लाना नहीं वैज्ञानिक चिंतन में। अब वैज्ञानिकों द्वारा चिंतन किया गया जो है वो नहीं। स्वस्थ और संतुलित जो चिंतन है ना, इसका मतलब है ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ पूरा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। ये थोड़ा छोटा है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्प्रेरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा यहाँ पे होगा तथा खून खराबे के लड़ा गया था।
गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जिनका उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब, नर हों या नारी हों अथवा विभिन्न संप्रदाय के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे। ये अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है। या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राज स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। मतलब दिमाग में जो बात है ना वो बाहर नहीं व्यक्त कर सकते थे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है? वैसे तो स्पृहणीय शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें स्पृहणीय कहाँ पे लिखा है। पहले ही लाइन में लिखा है स्पृहणीय, ये लिखा है स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। प्राप्त करने योग्य प्राप्त की हुई, त्याज्य करने योग्य त्याग की हुई। तो स्पृहणीय का मतलब प्राप्त करने से है, तो दो तो लास्ट वाले गए, तो स्पृहणीय ग्रहणीय ग्रहण करने योग्य, जैसे ना तरणीय लग जाता है तो करने योग्य हो जाता है, तो प्राप्त करने योग्य। इसका आंसर सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, और इसमें मुख्य रूप से गांधी जी के बारे में बताया है कि गांधी जी और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो किस तरह का था। गांधी जी के बारे में तो एक ही लाइन लिखी है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के स्वरूप के बारे में बताया गया। देखते हैं क्या है। आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया। आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का नहीं, सभी वर्गों का योगदान था। गुलाम देश की दशा कैसी थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो इसमें दशा के बारे में थोड़ी बताया गया, इसमें मेन बताया गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन था वो कैसा था। इसका सही हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। धार्मिक आस्थाओं के बढ़ावा देने से क्या मतलब है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, यही सही है। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा था, देखो इसके पहले वाला और ये बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं। अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, जनतांत्रिकता से हानि बताना, ये जनतंत्र से हानि कहाँ से बताने वाली बात हो गई। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? जैसे बोलते हैं ना सेकुलर है हमारा देश, तो सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करना। ये नहीं बोल देना कि सभी के हस्तक्षेप न करना और किसी को पढ़ने। धर्म की अवज्ञा से क्या मतलब है? किसी धर्म को ना मानना, सभी धर्मों का आदर करना। हमारे यहाँ ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? जनतांत्रिक कैसे था? क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, तो इसमें डी ऑप्शन देखो दिया गया। इतना मतलब इजी है। अब बाकी ऑप्शन भी लो पढ़ लेते हैं इसी सारे। यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। जनतांत्रिक होने से इसका क्या मतलब है? इसमें हिंदू मुसलमान के अलावा भी बहुत लोग सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था और इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया। डी इसमें क्लियरली सही दिख रहा है। अब ये भी काफ़ी बड़ा है, इस पेज के अलावा भी आगे है इसमें। चलो पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा होगा उस पर नहीं जाते हैं, हमको बाद में क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उससे डिपेंड करता है। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि से अन्यत्र कहाँ है? सृष्टि में होगा यहाँ,
अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल तंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाए तो सारा तंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील व पुयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया है और निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है तो अंगदान से पूर्ण ऊतक परीक्षण आवश्यक है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। काफ़ी बड़ा है लेकिन ओवरऑल मानव के शरीर के बारे में बताया गया। इसकी बुद्धिमत्ता और मानव के शरीर की तुलना किससे की गई है? एक यंत्र से की गई है कि एक हिस्सा यदि खराब हो जाए तो पूरा तंत्र खराब हो जाता है। तो ये भी बताया गया है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो मस्तिष्क के अलावा बाकी सभी जो बॉडी पार्ट हैं उनको ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ओवरऑल पता चल गया ना। अब देखना क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैराग्राफ कितना बड़ा है, आपको ना आंसर करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, अब इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। मैं बताता हूँ इसमें किस जगह पे शुरुआत में बिल्कुल दिखा है कि मानव को सृष्टि का रूप माना। इस मानव, देखो ये लिखा हुआ है, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने ये कल्पना की है। उसकी यह कल्पना मात्र उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप घटित होते हैं उसी का कृत्य रूप ही सृष्टि है। देखो आ गया आंसर इसका। सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया? ये पहला ही है इसका आंसर। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव मन की शक्ति अपराजेय है। लघु मानव ही विविधता की सच्ची सृष्टि है। इससे मतलब नहीं, पहला इसका सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अब इसमें आपको देखना है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना वो वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, उनका पर्सनल और भावात्मक तरीके से नहीं सोचते हैं। साहित्यकार, साहित्य शास्त्री, देखो इसमें शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक को तो आप एलिमिनेट कर लीजिए। इसमें आपका आंसर भी दिया है, मैं इसको छुपाता हूँ। तो वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव साहित्यकार में हो सकता है या साहित्य शास्त्री में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पैराग्राफ, ये वाला लाइन देखिए पहला, साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए, तो भावनाओं का विवेचन नहीं होता है विज्ञान में, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब किसमें अभाव है तो ये है साहित्य शास्त्री। मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया? बहुत ही इजी है इसका आंसर। पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर करना है। पढ़ते हैं। पहला, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों
और अवयवों से निर्मित है। दूसरा, मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। और मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। तो इसमें ना सबसे जो उपयुक्त है वो है सी, कि जो एक अवयव खराब हुआ तो सभी मतलब वो जो यंत्र है वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसको इसलिए यंत्रवत बोला गया है। मशीन की तरह की बात हो रही है कि मशीन से तुलना क्यों की गई है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती, ये तो अंग प्रत्यारोपण होगा। देखो अंग प्रत्यारोपण लिखा है ना, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर कहाँ दे देंगे, मानव शरीर को मृत्यु से बचा लेंगे क्या। शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, इस हमारा जो आंसर है वो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। और लास्ट है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याप्त नहीं पर्याय यहाँ पे होगा। इतनी ज़्यादा मिस्टेक हैं। तो देखो एक आपने वो दोहा पढ़ा होगा ना, श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सभी सुखी हों और सभी स्वस्थ हों। तो जो निरामय का अर्थ होता है ना वो स्वस्थ होता है। तो ये हो गया आपका हिंदी गद्यांश का पहला पार्ट। मैंने 4 गद्यांश इसमें करा दिए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें एक ओवरव्यू बन जाएगा और आपका इसमें आंसर मतलब गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।